लास्ट वीडियो में हमने एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। चलिए बढ़ते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में और हर प्रोसेस के एक नए डायग्राम के साथ, एक नए तरीके के साथ, ताकि दिमाग में सबसे आसानी के साथ घुस जाए और सबसे सिंपल तरीके के साथ पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल पोजीशन को अगर हम समझें तो हमारे पास ये तो हो गए हैं दो चार्जेस, और इक्वेटोरियल एक्सिस होता था जो बिल्कुल सेंटर से पास होता था और इक्वल डिस्टेंस पर होता था दोनों चार्जेस से, तो ये इक्वल डिस्टेंस पर है। अब मैंने एक डिसाइड कर लिया कि यहां ऊपर एक पॉइंट है मेरे पास, लेट अस से दिस पॉइंट इज एक्स, ठीक है। अब इस एक्स पॉइंट पर मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इक्वेटोरियल हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अब आगे की अगर अपन बात करें, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पर तुम क्या रख देते हो, इमेजिन क्या कर लेते हो, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर तुमने पॉजिटिव, क्योंकि ये अपना थंब रूल है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लग रहा है वो डायरेक्शन में उस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन आप कंसीडर कर लोगे। ये भी समझ में आ गई बाबा जी आपकी इतनी बात। अब अगर अपन देखें तो यहां पर ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है ये इसको ऐसे ज्वाइन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की उस तरफ E1, ठीक। ये किसके कारण है, ये हमारे पास है प्लस Q के कारण। और माइनस वाला भाई क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग अट्रैक्ट कर रहा है। देखो E2 की डायरेक्शन देखो गौर से, आप चाहें तो यहां पर इनके ऊपर वेक्टर साइन भी लगा दीजिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने पास वेक्टर है। ये इतना डायग्राम अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम इक्वेटोरियल करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हो। मैं हर स्टेप में तुमको एक डायग्राम दिखाऊंगा, क्योंकि एक ही डायग्राम में जब हम सारी चीजें बना देते हैं ना तो यार बहुत ही मैसी हो जाता है। और फाइनली तुमको एक डायग्राम बताऊंगा जो तुम्हें पेपर में बनाना है। तो समझने के लिए इतना समझ लिया हमने, E1 समझ लिया, E2 समझ लिया। अब प्रॉब्लम ये है हमारे सामने कि बाबा जी पहले तो आप एक काम करो यार, E1 और E2 की वैल्यू बताओ। तो यार अगर अपन E1 और E2 की वैल्यू बताएं तो देखो ये आ गया दूसरा डायग्राम। अब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, और अगर ये डिस्टेंस चाहिए तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी। तो अगर इस ट्राइंगल को तुम गौर से देखो तो यार तुम्हारे पास परपेंडिकुलर है R, तुम्हारे पास बेस है L। इसी दिन के लिए वो 2L लिया था कि आधी डिस्टेंस L आए, L/2 ना आए। तो R हो गया, L हो गया, √R² प्लस L² अपने पास हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो देखो हाइपोटेन्यूज बन गया अपना √R² प्लस L²। दूसरी वाली साइड पर भी ये सेम आ गया। हमने कहा ठीक है बाबा जी, डिस्टेंस तो समझ में आ गई, अभी डिस्टेंस तक ही समझो। अगर डिस्टेंस आ गई तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो यार पॉइंट चार्ज के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अपने पास, K 1/4πε0 Q, और ये हो गया अपने पास डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है, √R² प्लस L², इसका स्क्वायर। अगर मैं E2 निकालूं तो यार E2 में भी मुझे कोई इशू ही नहीं है। क्यों, क्योंकि बाबा जी ये भी K Q अंडर डिस्टेंस का स्क्वायर, √R² प्लस L² है अपनी डिस्टेंस, उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल। मगर यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखने मिली कि ये दोनों तो इक्वल हो गए मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में नहीं है मगर मैग्नीट्यूड में सेम हो गए। इससे मुझे फायदा क्या मिलेगा बाबा जी। अब आप ये बताइए कि आपके पास E1 आ चुका है, आपके पास E2 आ चुका है, मुझे रिजल्टेंट निकालना है, तो मैं क्या करूं। तो यार गौर से देखो, जब वो दो डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो ये जो एंगल अपने पास है, ये वाला एंगल, ये एंगल तो थीटा है ना, तो इस साइड भी ये एंगल थीटा होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया अपने पास। अगर मैं यहां पर ये थ्योरम यूज करूं, वो जो पैरेलल लाइनें और इस तरह से कट करती हैं, तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं और ये दोनों एंगल भी सेम होते हैं। अगर मैं ऐसे लूं पैरेलल लाइन से तो ये एंगल भी सेम होता है। तो अगर मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरफ जाऊं तो अगर ये एंगल थीटा है तो आप गौर से देखो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी डॉट डॉट और दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो ये थीटा है तो दूसरा वाला भी थीटा हो गया। अब जैसे ही मेरे पास ये थीटा निकल कर आ गया, जैसे ही थीटा निकल कर आया, अब मेरे पास दो ऑप्शन है।
या तो मैं ये देखूं कि यार E1 और E2 के बीच में टोटल एंगल बन रहा है 2 थीटा, और फॉर्मूला लगा देता हूं अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, क्योंकि यहां एंगल 2 थीटा है। मैंने कहा यार इस पे नहीं जा रहा मैं। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि फिर वो cos 2 थीटा की वैल्यू, उसका फॉर्मूला सोचो, कौन सोचेगा इतना। इसीलिए मैंने कहा था सबसे सिंपल तरीके से बताऊंगा, सीधे पकड़ने का है अपन को, इधर उधर घुमा के कान नहीं पकड़ने का है। तो यार अगर अब अपन देखें यहां पर, तो ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है। बिल्कुल ठीक है बाबा जी, ये बात भी समझ में आ गई। तो अगर ये बात भी समझ में आ गई तो तुम क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर रिजॉल्व कर सकते हो? ये थीटा वाली साइड है तो ये आ जाएगा E1 cos थीटा, और ऊपर की तरफ आ जाएगा E1 sin थीटा। अगर E2 को रिजॉल्व करो तो E2 का इस तरफ आ जाएगा E2 cos थीटा, और कहने के लिए तो दोनों सेम है क्योंकि E1 E2 सेम है, और नीचे की तरफ आ जाएगा E2 sin थीटा। ये भी समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 को रिजॉल्व कर सकता हूं, और अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो देखो ये मेरे पास रिजॉल्व होने के बाद फाइनल डायग्राम आ गया। ये डायग्राम है जो आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक, मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी कैसे बनाना है, पूरा समझा दिया, और वही चीज मैंने यहां पर लिखी है। अब आप देखो E1 और E2 अगर सेम है तो E1 sin थीटा और नीचे की तरफ जो E2 sin थीटा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यार अगर देखो E1 और E2 को हम रिजॉल्व करें तो मैंने कहा इसको E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, E2 cos थीटा, E2 sin थीटा में रिजॉल्व कर दिया। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों इक्वल है, ये मेंशन करना जरूरी है। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट रिजल्टेंट लिख देते हैं, मत लिखना क्योंकि मार्क्स कट सकते हैं अगर मार्किंग स्कीम इस बेसिस पर हुई कि पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो अगर देखें तो ये दोनों इक्वल ऑपोजिट हैं तो कैंसिल, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट विल बी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये हो जाएगा आपके पास 2E1 cos थीटा। बाबा जी cos थीटा प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, cos थीटा प्रॉब्लम कर रहा है, ये लो। अगर आप cos थीटा की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो इस ट्राइंगल को देखो। देखो भाई, इस ट्राइंगल में आपके पास क्या है? ये बेस है आपके पास L, और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है? हाइपोटेन्यूज आपके पास है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो अगर अपन देखें तो ये जो मैंने हाईलाइट करा है ट्राइंगल, cos थीटा हो जाएगा अपने पास बेस यानी L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहां पर मैंने cos थीटा की वैल्यू भी रख दी। तो अगर इसमें देखें हम तो मैंने 2E1 की वैल्यू स्क्वायर से रूट कैंसिल अभी ऊपर लिखी थी हमने, और ये हो गया हमारे पास cos थीटा की वैल्यू L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2, 1/2 मतलब रूट। ठीक, अगर हम देखें तो ये दोनों के बेस सेम हो गए, इसकी पावर है 1 और इस वाले की पावर है 1/2। तो अगर इन दोनों को देखें तो बेस सेम है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये पावर बन जाएगी 3/2, और जब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा Q इंटू 2L। Q इंटू 2L तो अपन को पता है होता है डायपोल मोमेंट यानी कि P। तो अगर मैं इसको P लिख दूं तो मेरा फॉर्मूला बनकर आ जाएगा 1/4πε0 P अपॉन अंडर रूट या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, और ये फाइनल आंसर होगा आपका इक्वेटोरियल में। कितनी आसानी से समझ लिया। अगर मेरा शॉर्ट डाइपोल है, मैंने कहा था ना अंबानी जी से अगर मैंने 1 रुपए ले लिए, ओहो बहुत अमीर हो गया मैं, और अंबानी जी तो बिल्कुल गरीब हो गए। ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं, मतलब वो तो अब सेकंड्स में अगर करोड़ों में कोई आदमी कमा रहा है तो उसके लिए 1 रुपए की क्या वैल्यू है। वही बात हो गई कि अगर बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस पे तुम निकाल रहे हो फील्ड, और डाइपोल का साइज है बहुत ही छोटा, पिद्दू सा, इतना सा, तो यार उसका एल का कोई सेंस है क्या? कोई सेंस नहीं है। मुझे पता है तुम बोल रहे हो वहां पे और बहुत मजे कर रहे हो, है ना, और सोच रहे हो अंबानी जी से 1 रुपए क्या लेना है यार। बाबा जी एक काम करते हैं, करोड़ों में बात करो यार, कहीं से भी आ जाए बस, उसके बाद अपन सेटल्ड हैं, उनको कुछ नहीं करना, उनको बस करोड़ रुपए देने, उसके बाद में थोड़ा सा अपना लाइफ को आराम से जी लूंगा और फिर बहुत कुछ कर लूंगा। यकीन मानो जो लोग ये सोच रहे हैं ना, बेटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिसके पास 1 रुपए है वो सोचता है 10, जिसके पास 10 है वो सोचता है 100, जिसके पास 100 है वो सोचता है 10,000 वाला, 1 लाख वाला। मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी शायद 9,000, आज तो अलग है, कभी किसी दिन बताऊंगा। तो 9,000, अब अगर 9,000 थी तो मुझे लगता था यार ये जो अपना एमटेक वाले हैं, और मैं BE कर चुका था,
एमटेक वाले यार, इनकी सैलरी बहुत सही है यार, 25 मिलती है यार, मज़ा आ जाता होगा मंथ में। जिस दिन मेरी 27 हुई, मैंने कहा यार ये HOD सही है यार, ये 40+ लेते हैं, बहुत बढ़िया लेविश लाइफ जियो, अपना घूमो। जिस दिन वो हुई उस दिन लगा यार कि फिर 1 लाख वाले, अब मुझे थोड़ा ब्रेक मारने देना चाहिए यहाँ पे। तो वो एक ऐसा है जो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। और जब आप करना चाहते हो ना कुछ, अब जैसे मेरा एम कुछ और है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँ ना कि मेरा कोर्स ज्वाइन करो, तो वो मैं कोर्स इसलिए ज्वाइन कराता हूँ क्योंकि मैं बहुत कम में बहुत सारी चीज़ें बहुत आगे तक ले जाना चाहता हूँ। एक टीम चाहता हूँ, एक सिस्टम चाहता हूँ। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, सब मिलकर कुछ कर सकते हैं। वो जो सब मिलकर करवाने वाला कोशिश है ना, वो कोशिश है बाबा जी की। खैर, तो अगर R बहुत छोटा है L से, तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा कि R² + L² इज नियरली इक्वल टू R²। और यहां पर जो अंदर रूट में था R² + L² की पावर 3/2, वहां पर सिर्फ R² लिख दो, 3/2 था तो ये 2 से 2 हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन। अच्छा, ये बात भी समझ में आ गई बाबा जी। अब आगे की बात बताओ आप। तो देखो यार, कंपैरिजन करते हैं। अगर कोई मुझसे कहे कि ये मेरे पास एक डाइपोल है, ये -Q है, ये +Q है, तो ये एक्सियल पोजीशन हो गई मेरे पास। अब अगर एक्सियल पोजीशन, दोनों की डिस्टेंस सेम ले रहा हूं R, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है K2P/R³। और अगर अपन इक्वेटोरियल पर देखें तो वो होती है KP/R³, K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर डिस्टेंस सेम ले रहा हूं, देखो गौर से, ये डिस्टेंस R है मेरे पास और ये डिस्टेंस भी मैं R ले रहा हूं। तो अगर सेम डिस्टेंस पर सेंटर से या डाइपोल से एक्सियल में हो और इक्वेटोरियल में हो, और अगर आप इसका रेशो ले लो तो आपको मिलेगा 2:1। यानी कि एक्सियल में जो फील्ड होती है वो इक्वेटोरियल की डबल होती है अगर सेम डिस्टेंस पर लें तो। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ चुके हैं, कॉम्पिटिटिव में भी आ चुके हैं, ध्यान से सुनो इस बात को। मैं कहता हूं इक्वेटोरियल में 10 मीटर डिस्टेंस पर फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम, तो 10 मीटर यानी सेम डिस्टेंस पर एक्सियल में कितनी होगी 20, उसकी डबल। अब मैं आपसे बोलता हूं एक्सियल में फील्ड है 100 10 मीटर पर, और उस 10 मीटर पे इक्वेटोरियल में क्या होगी, तो आप बोलोगे 50, क्योंकि एक्सियल से इक्वेटोरियल जाओगे तो हाफ, इक्वेटोरियल से एक्सियल आओगे, एक्सियल में डबल हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, अच्छा की पॉइंट था, स्पेशल पॉइंट था, ये ध्यान रखना तुम लोग। तो यहां पर अब बाबा जी को ले लेना चाहिए पूर्ण विराम, क्योंकि आपके लिए बाबा जी ने अब बना दिया है इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन को बहुत आसान। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंजॉय करते रहो दोस्तों, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस वीडियो में इतना ही, जय हो। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.